स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता ही होगा कि हाइड्रोजन जो है वो आवर्त सारणी का पहला तत्व है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हम करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है वो निगेटिव होता है, निगेटिव चार्ज रखता है और किसी भी एलिमेंट के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता रहता है। कोई भी ऐसा टाइम नहीं होगा कि हम उसकी फिक्स्ड पोजीशन को बता सकें। प्रोटॉन है, प्रोटॉन जो है वो न्यूक्लियस में होता है और न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियस में होता है। प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखता है, न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। तो हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसमें? 1 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन भी 1 होगा, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होते रहते हैं, जिसके कारण इसका जो आणविक भार है वो चेंज हो जाता है। इसके लिए हम क्या पढ़ेंगे? समस्थानिक। हाइड्रोजन के इसे इंग्लिश में कहेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए, जब न्यूट्रॉन 0 होगा, इलेक्ट्रॉन 1, प्रोटॉन 1 और न्यूट्रॉन 0, तो इसे क्या कहेंगे? इस टाइप का जो आइसोटोप्स है उसे बोलेंगे प्रोटियम। क्या बोलेंगे? प्रोटियम। यदि इसमें न्यूट्रॉन जो है वो 1 हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? ड्यूटीरियम। क्या हो जाएगा? और तीसरा होता है ट्राइटियम। ट्राइटियम में क्या होगा? न्यूट्रॉन जो है वो 1 और बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हाइड्रोजन की जो संरचना है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा हाइड्रोजन के समस्थानिक। लेकिन समस्थानिक क्या होते हैं? आप लोगों को पता होगा कि समस्थानिक वो होंगे जिनका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक 1 होगा, सेम होगा, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होगा। तो समस्थानिक के लिए लिख भी सकते हैं कि सेम एटॉमिक नंबर लेकिन यदि सेम एटॉमिक वेट और डिफरेंट एटॉमिक नंबर हो जाए तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? संभारिक बन जाएगा, जिसे आइसोबार्स बोलते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो तो आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक टर्म भी कई बार पूछा जाता है। तो ये क्या हो गया? हाइड्रोजन के समस्थानिक हो गया। यदि हम इसकी संरचना बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। सेंटर में प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन होगा जो हमेशा रोटेट करता रहेगा। अब हाइड्रोजन जो है उसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। यदि उसे स्टेबल होना है, अस्थायित्व प्राप्त करना है, तो या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन और किसी से ले या फिर अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो भी किसी को दे दे। क्योंकि अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए बाहरी कक्षा में वैसे तो 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, लेकिन हाइड्रोजन के केस में ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन में केवल क्या है? 1 ही ऑर्बिट है और इस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसलिए यदि इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए तो स्टेबल हो जाएगा। तो इसके लिए क्या किया जाएगा? देखिए, हाइड्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। किसे में फॉर्म में मिलेगा?
डाई एटॉमिक फॉर्म में मिलता है, मीन्स H2 के फॉर्म में मिलेगा। क्यों मिलेगा H2 के फॉर्म में? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन है, और एक ही इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो जब ये इस हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ जुड़ जाता है तो ये डाई एटॉमिक H2 बना लेता है, जो नॉर्मल हाइड्रोजन से ज्यादा अस्थाई होता है, और वातावरण में इसी फॉर्म में मिलेगा। नॉर्मल हाइड्रोजन नहीं मिलता है कि हाइड्रोजन बस मिल जाए। इसके साथ ही आप लोगों को पता होगा कि एक ऑर्थो हाइड्रोजन होता है, जानते हैं? बताइए। ऑर्थो हाइड्रोजन, देखिए ऑर्थो हाइड्रोजन में क्या होगा, दो हाइड्रोजन परमाणु होंगे, ठीक है, दोनों में इलेक्ट्रॉन होंगे, और दोनों इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। कैसे रोटेट करेंगे? क्लॉकवाइज। तो जब दोनों हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उस हाइड्रोजन को ऑर्थो हाइड्रोजन कहा जाता है। इसी के साथ एक और इसका टाइप है पैरा हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन में क्या होगा, इसमें भी दो हाइड्रोजन एटम होंगे। बिल्कुल सही बता रहे हैं कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो तो क्लॉकवाइज होगा, और दूसरा कैसा होगा, रोटेट, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। इसमें आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? जीरो होगा? 1.008, ठीक है, इतना क्या है इसका एटॉमिक वेट है। लेकिन नॉर्मली जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कितना मानते हैं, एक मान के कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, इसे लिख लीजिए, फिर इसके आगे बताया जाए। छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। उसे रोक दीजिए ना, अभी तो लिख, कैसे कट जाएगा। जो तीन समस्थानिक है, हाँ, इसका भी फिगर बन सकता है? फिगर सेम ही होगा, केवल यहाँ पे अंदर सेंटर में न्यूट्रॉन का नंबर क्या है, बढ़ जाएगा। लेकिन हम क्या है, इस स्ट्रक्चर में, इस संरचना में हम न्यूट्रॉन की संख्या को दिखाते नहीं हैं, क्योंकि वो सेंटर में होता है, इसीलिए ये अलग से लिख दिया गया है।
तो चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, यह आवर्त सारणी का पहला तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर 1 और एटॉमिक वेट 1.008 होता है। इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन पाया जाता है, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग अलग होने के कारण इसके कई सारे समस्थानिक हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। पहले का नाम है प्रोटियम। प्रोटियम में न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। दूसरा है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या 1 होती है। और ट्राइटियम, जिसमें न्यूट्रॉन की संख्या 2 होती है। ये हाइड्रोजन की स्ट्रक्चर है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रोटेट करेगा। इसके बाद जो वातावरण है उसमें हाइड्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है, डाई एटॉमिक फॉर्म में पाया जाता है। हाइड्रोजन के 2 प्रकार और होते हैं, ऑर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन। तो ऑर्थो हाइड्रोजन वह हाइड्रोजन जिसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं, तो उसे हम ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। लेकिन जब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, तो उसे हम पैरा हाइड्रोजन कहते हैं। एक और होता है नेसेंट हाइड्रोजन। देखिए, जब कोई केमिकल रिएक्शन होगी, क्या होगी, केमिकल रिएक्शन होगी और उसमें केवल हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, डाई एटॉमिक नहीं होगा, H2 नहीं होगा, केवल क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। तो वो क्या होगा, अत्यधिक क्रियाशील होगा, इसलिए उसे नेसेंट हाइड्रोजन भी कहा जाता है। मिटा दिया जाए। अब हमें पढ़ना है कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। क्या पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे प्रमुख कंपाउंड जो है वो उसका उपयोग हम लोग डेली करते हैं, ठीक है, वो है वाटर H2O। और दूसरा है D2O। और तीसरा क्या हो जाएगा, H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो इसमें हमें सबसे पहले वाटर के बारे में जानना है। आप लोग डेली यूज करते हैं वाटर को, तो वाटर के बहुत सारे उपयोग होते हैं जो आप लोग जानते हैं पहले से। कुछ और भी औद्योगिक उपयोग भी होते हैं, जितनी भी फैक्ट्रियां होती हैं वहां भी पानी का उपयोग किया जाता है। और जो नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें कूलिंग करने के लिए शीतलक के रूप में पानी का उपयोग होता है। डैम बने हुए हैं, डैम से कैनल्स बनी हुई हैं और उसके हेल्प से क्या किया जाता है, इरिगेशन, सिंचाई का काम होता है। और डैम में बिजली भी बनाई जाती है, हाइड्रो पावर लगा करके बिजली बनाई जाती है, जिसका उपयोग हम लोग कर पाते हैं। हाइड्रोजन जो है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन एटम से मिलकर बना हुआ है।
हाइड्रोजन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 होता है। और एटॉमिक वेट कितना होगा? 16 होगा। तो देखिए इसका अभी हम यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें क्या होगा? 1s2 2s2 p4, ठीक है, 2p लिख लीजिए। मीन्स आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो बना लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए हाइड्रोजन भी अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है और ऑक्सीजन भी अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। जैसे सभी व्यक्ति सेटल होना चाहते हैं, अपनी लाइफ में स्टेबल होना चाहते हैं, वैसे यहाँ भी है। तो हाइड्रोजन को केवल एक ही इलेक्ट्रॉन या तो दे दे या फिर ले ले तो वो स्टेबल हो जाएगा। लेकिन ऑक्सीजन जो है वो क्या करेगा? ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ही, वो देगा नहीं। उसको केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ताकि वो अस्थायित्व हो जाए, अस्थायित्व को प्राप्त कर ले। इसलिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए 2 हाइड्रोजन के साथ उसकी रिएक्शन होगी और H2O का फॉर्मेशन होगा। कुछ इस तरह से इसकी स्ट्रक्चर बनेगी। इस तरह की स्ट्रक्चर जो है, जो इसकी ज्यामिति है, वो किस तरह की ज्यामिति दिख रही है? ठीक है, इसे बेंट शेप बोलेंगे। कौन सा शेप है ये? बेंट शेप। इसमें ये जो एंगल है ये 104.5, ठीक है, ना होता है। अब इसमें एक और चीज हम बता सकते हैं जिसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, संकरण। किस प्रकार का संकरण इस कंपाउंड में हो रहा है? तो देखिए संकरण आप लोग जानते होंगे कितने प्रकार के होते हैं, पता है? देखिए केमिस्ट्री में जो संकरण है, पहला होगा sp संकरण, दूसरा sp2, तीसरा sp3, sp3d, ठीक है, sp3d2 और sp3d3, यहीं तक होता है। इतने संकरण होते हैं। मतलब यदि एक यस कक्षक और दूसरा पी कक्षक आपस में पार्टिसिपेट करें और उनमें हाइब्रिडाइजेशन हो तो बनने वाला जो नया संकरण है वो क्या हो जाएगा? sp संकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा संकरण हो रहा है, क्या हो रहा है? देखिए इसमें तो p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल है, और इसमें क्या है? s ऑर्बिटल है। तो 2 हाइड्रोजन है तो 2, ठीक है, वो हो गया, और ऑक्सीजन का एक p हो गया, और इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे। 2 लोन पेयर क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होंगे। भाई आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 ये इलेक्ट्रॉन है जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग में है। तो यस और पी हो गया। ये 2 जो एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन्हें भी हम काउंट करेंगे, और जो हमारा संकरण है वो कौन सा हो जाएगा? sp3 संकरण। 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। तो इस तरह से ये क्या हो गया? sp3। नहीं समझ पाए? देखिए 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 2 ऊपर हैं 2 नीचे, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए और 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो 2
3 और एक ये 4, तो 4 किस में आएगा? 3 और 1 4, sp3। तो इसका जो संकरण है वो कौन सा हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेंट शेप का हिंदी क्या होता है? इसको हिंदी में भी बेंट शेप ही बोलेंगे। वैसे इसकी जो संरचना है वो टेट्राहेड्रल होती है, चतुष्कोणीय होती है, लेकिन इसमें क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण इसकी जो आकृति है, जो ज्यामिति है, वो चेंज हो जाती है थोड़ा सा, और उसको बोलते हैं बेंट शेप। और कहीं कहीं पे आपको भी शेप भी मिल सकता है पढ़ने के लिए, जैसे कि इसकी स्ट्रक्चर ही है। क्या? हाँ, 104.5 डिग्री होगा एंगल जो बनेगा इसके बीच में। क्या है ये? ऐसे आपको दिख रहा है कि 90 डिग्री से थोड़ा ही कम होगा या कि थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन जब ये 3D स्ट्रक्चर में देखेंगे लगा करके तो समझ में आएगा कि ये 105। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 ऊपर और 2 नीचे है। हाँ, और 2 क्या है, बॉन्ड बना रहे हैं, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं हाइड्रोजन के साथ। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि जो H2S होता है एक, और एक होता है H2O, इसमें से ये क्या है? गैस है, और ये क्या है? लिक्विड है। क्या रीजन है? दोनों ही गैस हैं। ऑक्सीजन के बाद सल्फर आता है, H2S में, और इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए वो गैस। फिर से बताइएगा। उसमें डी ऑर्बिटल पाया जाता है, इसमें डी ऑर्बिटल पाया जाता है, ठीक है। जिसमें क्या पाया जाता है? डी ऑर्बिटल, और इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है। और कोई रीजन? ये रीजन सही है, ऐसा नहीं है, क्योंकि डी ऑर्बिटल तो इसमें है ही। सल्फर में डी ऑर्बिटल होता है और ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। किसमें नहीं होगा? अब आप अपने आंसर को चेंज करेंगी तो कैसे वो होगा? इसका जो मेन रीजन है वो बताया जाएगा, है ना। डी ऑर्बिटल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन है वो अभी आपको बताया जाएगा। यदि आप लोगों को आता है तो कोई बता सकता, नहीं तो फिर बताएं। बताइए। इसका एक ही रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, तो दिक्कत क्या है? दोनों में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनना चाहिए, लेकिन जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ बनता है मैक्सिमम। किसके साथ बनेगा? ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ, क्योंकि ये क्या है? सबसे ज्यादा ऋण विद्युतीय है, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ भी बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं वो किसके साथ पढ़ना है? हमें ऑक्सीजन के साथ पढ़ना है। कि ऑक्सीजन क्या है? बहुत ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, उसके बाद क्या है? ऑक्सीजन है। इसलिए
ऑक्सीजन क्या करता है, जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है उनको बहुत ज्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इसमें ऑक्सीजन में क्या होगा, आंशिक रूप से निगेटिव चार्ज और इसमें आंशिक रूप से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये हाइड्रोजन बगल में यदि कोई दूसरा हाइड्रोजन है तो उसके साथ क्या करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा और इस तरह से क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। ये इस हाइड्रोजन बॉन्ड होने के कारण ही जो पानी है वो लिक्विड होता है। अगर ये बॉन्ड ना होता तो वो भी क्या होता, गैस होता। हाँ देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो किनमें बनता है, जिसमें बताया गया आपको नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये अत्यधिक ऋण विद्युतीय तत्व हैं, जिसके कारण कंपाउंड में बनने वाले जो पार्टिसिपेट करने वाले दूसरे तत्व हैं उनके इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा अपनी ओर खींच लेते हैं। वैसे होना क्या चाहिए कि पार्टनरशिप होनी चाहिए, यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा, लेकिन ज्यादा ऋण विद्युतीय तत्व हैं तो इसलिए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे, जिससे इसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज और इसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ही इधर भी होगा, ठीक है, यहाँ पर भी होगा। तो इन दोनों के बीच एक बॉन्ड बनता है। क्या बनता है, बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, जिसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी बॉन्ड के कारण वाटर जो है वो लिक्विड है और जो H2S है वो गैस है, नहीं पाया जाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो तरह के हो सकते हैं, एक नहीं, वो नहीं है, एक अंतराणविक है, दो अलग अलग परमाणुओं के बीच, जैसे H2O H2O के बीच है, सेम है ना। हो सकता है कि H2O और कोई दूसरा ऐसा एलिमेंट आ जाए, उसके बीच में जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जैसे अमोनिया ले लीजिए, उसके और हाइड्रोजन के वाटर के बीच में बन जाए तो वो क्या हो जाएगा, अंतराणविक हो जाएगा। अलग अलग परमाणुओं के बीच और सेम परमाणुओं के बीच। हो गया सभी का, मिटा दिया जाए। इधर वाला रहने दें, ठीक है। फिर से हम पानी के प्रकार के बारे में आप लोगों से डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ वाटर। तो कितने टाइप्स के वाटर आप लोगों को पता है? पीने वाला, ड्रिंकिंग वाटर हो गया, जो बीमारी होने पे चढ़ता है, अशुद्ध जल। हाँ, अशुद्ध जल हो गया, ठीक है, उसी को D2O बोलते हैं क्या? वो बताया जाएगा, D2O। टाइप्स ऑफ वाटर, कितने प्रकार का पानी जानते हैं आप? ठीक है, वो मिनरल वाटर में काउंट कर सकते हैं, कुछ और होते हैं जिसमें मिनरल मिला दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम दो तरह के पानी के बारे में चर्चा करेंगे। पहला होगा सॉफ्ट वाटर। कैसा वाटर होगा? और दूसरा होगा हार्ड वाटर। तो आप लोग सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों यूज किए होंगे या नहीं? तो ये जानने के लिए पहले आपको ये जानना है कि सॉफ्ट वाटर क्या होता है, हार्ड वाटर क्या होता है। जब आप ये जान जाएंगे तभी आप बता सकते हैं कि आप इसका यूज दोनों का किए हैं या एक का किए हैं, है ना। तो पहले हम हार्ड वाटर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं।
देखिए हार्ड वाटर क्या होता है। हार्ड का मतलब कठोर, कठोर होना चाहिए पानी। तो ऐसा नहीं है कि जो आइस है उसे हम हार्ड वाटर कह दें। कह सकते हैं कि आइस कैसा होता है, हार्ड होता है, सॉलिड होता है, लेकिन वो हार्ड वाटर नहीं है। हार्ड वाटर क्या होता है, ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के, किसके, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड घुले होते हैं, उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। कैसा वाटर, ऐसा वाटर या ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, सल्फेट और क्लोराइड घुले होते हैं, उसे हम हार्ड वाटर कहते हैं। द वाटर इन विच डिजॉल्व्ड calcium and magnesium, bicarbonate, sulfates and chloride, that type of water is known as hard water. और दूसरा क्या है, सॉफ्ट वाटर है। तो सॉफ्ट वाटर में जिसमें कुछ ये सब चीजें घुली नहीं होती हैं, वो क्या हो गया, सॉफ्ट वाटर। यानी ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइकार्बोनेट नहीं घुले होते हैं, उसे हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। अब आप लोगों को बताना है कि कितने लोग दोनों वाटर, हार्ड और सॉफ्ट दोनों का यूज कर चुके हैं और कितने लोग केवल सॉफ्ट वाटर का ही यूज किए हैं। चढ़ता है सर, सॉफ्ट वाटर होगा नहीं? हाँ सॉफ्ट वाटर है, पीने वाला भी सॉफ्ट वाटर होता है। जो कोको कोला ये सब बनाया जाता है वो हार्ड वाटर है। देखिए इसका हम एक उदाहरण बताते हैं, एक एग्जाम्पल बताते हैं जो कि खाना बनाने से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, खाना बनाने से रिलेटेड है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर स्थान से या पर्टिकुलर किसी विशेष कल से, हैंडपंप से हम पानी लाएं और खाना बनाएं तो खाना देर में पकता है, और कभी कभी नॉर्मली खाना बन जाता है। तो जहां पर ज्यादा टाइम लग रहा है वो क्या है, हार्ड वाटर है। जैसे यदि दाल 20 मिनट में बन रही है, तो यदि हार्ड वाटर ले आके रख दिया गया तो उस दिन आप लोगों को कोचिंग के लिए देर हो जाएगी और 1 घंटे में दाल बनेगी। ठीक है, हो सकता है कि यदि ज्यादा जरूरी हो तो बिना खाए भी जाना पड़े, क्योंकि आपको पहले से पता नहीं है कि वो वाटर जो है वो हार्ड है या नहीं है। एक दूसरा तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि कोई भी पानी हार्ड है या सॉफ्ट है, वो है हाथ को धोने से रिलेटेड। ठीक है, यदि आप साबुन लगा करके अच्छे से हाथ धोएं तो सॉफ्ट वाटर से आपका हाथ धुल जाएगा। क्या होगा, धुल जाएगा और कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यदि हार्ड वाटर है तो यदि आप साबुन लगा के हाथ धो रहे हैं तो वो आपके हाथ में ऐसे चिपक टाइप का जाएगा। क्या होगा, चिपक जाएगा। आप धुलेंगे तो भी धुलेगा नहीं, नाखून से ऐसे करेंगे तो लगेगा कि कुछ लगा ही हुआ है। तो वो पानी कैसा है, हार्ड वाटर है। तो आप लोग हार्ड वाटर देखे हैं कभी या नहीं? मैंने देखा है अपने उधर, एक जगह मैं गया हुआ था ऐसे ही रिलेशन में, तो एक कल था, उसका भी पानी उपयोग में नहीं लाते थे उतना, पर इधर भीड़ थी तो हम उधर गए, लेकिन हाथ धुले तो हाथ में लगा ही रह गया। फिर उसको बाद में कुछ देर बाद फिर से धुला गया, कई बार धुलने के बाद वो ठीक हो गया। बिल्कुल पड़ेगा, जिसको कैल्शियम की कमी है कैल्शियम मिल जाएगा। भाई कैल्शियम की गोली खाने से अच्छा हार्ड वाटर ले लेते हैं। लेकिन जिसको कुछ नहीं वो भी पिएगा तो किडनी में स्टोन भी बन सकता है, पत्थर बन जाएगा, है ना, और फिर डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं, अलग अलग व्यक्ति के लिए ये अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो देखिए अब हार्ड वाटर भी है तो वो उस 2 तरह की हार्डनेस होती है उसके अंदर। कितने तरह की हार्डनेस होती है? तो देखिए पहली हार्डनेस कैसी होगी, टेम्परेरी। क्या लिख दें, स्ट्रक्चर
उसका अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, लेकिन उसमें जो जो घुला होता है उसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, टेम्परेरी हार्डनेस होती है और परमानेंट हार्डनेस होती है। लेकिन इसमें घुला क्या है? पहले मैंने कहा कि बाइकार्बोनेट घुला होता है। ये क्या हो गया? बाइकार्बोनेट। फिर क्या हो गया? क्लोराइड। क्लोराइड भी घुला होता है। फिर क्या हो गया? सल्फेट। ये तीन चीजें घुली होती हैं, लेकिन किसके साथ? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ। कैल्शियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड जैसे कि बाइकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फेट, ये कंपाउंड के रूप में हार्ड वाटर में क्या होंगे? मिले होंगे। तो वो कैसा हो जाएगा? हार्ड हो जाएगा। इतना समझ में आया? ये कंपाउंड है, इनका अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। कितना चार्ज रखते हैं? 2 पॉजिटिव चार्ज रखेंगे। यानी कि यदि हम बनाएं तो कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा, और कैल्शियम क्लोराइड बनेगा तो CaCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा तो मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। ठीक है, कैल्शियम CaHCO3 का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम HCO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, हेलो है? हाँ, पर अभी तो हम मीरगंज हैं। हम नहीं लिए हैं, हम सोचे शाम तक में आएगा फोन। ठीक, हम कोयला देवा बाजार में हैं, तो हम रूम बंद करके यहाँ मीरगंज में हैं। उल्टा हो गया मान लीजिए। रूम पे जाएंगे भी तो और तो है, मिल नहीं पाएगा, रूम लॉक है। ठीक है, हम आते हैं कुछ देर से तो फोन लगाते हैं आपको। रहेंगे ना अभी 1 आध घंटे आसपास? ठीक है। ठीक है, ये समझ में आया आपको कौन कौन से कंपाउंड उसमें घुले होते हैं, उनका ये क्या है? फॉर्मूला है। और ये उसका क्या है अलग से? आयंस कैसे बनेंगे? कैल्शियम 2 पॉजिटिव होगा, मैग्नीशियम भी 2 पॉजिटिव होता है। हाँ, टेम्परेरी और परमानेंट बताया जाएगा। उसके पहले आप कैल्शियम के बारे में बताइए, मुझे कुछ जानते होंगे कैल्शियम के बारे में, कुछ बताएंगे? हड्डियों में सबसे प्रचुर मात्रा में कैल्शियम रहता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2H 18। एटॉमिक वेट कितना होगा? 40 होगा। दांत में भी कैल्शियम होता है। दांत जो है वो पूरा कैल्शियम के कंपाउंड से ही तो बना है, पूरा का पूरा कैल्शियम का कंपाउंड ही है। ठीक है, बताइए दांत किस कंपाउंड से जिससे बना है, उसका नाम क्या है उस कंपाउंड का? और दांत में सबसे ऊपर जो परत होती है वो किस? इनेमल की होती है। हाँ, ये पूछा जाता है ज्यादातर, इसको ध्यान में रखिए। और जैसे जो दांत है, दांत का जो भाग मसूड़े के अंदर होता है, उसमें एक कैविटी पाई जाती है जिससे जो ब्लड है वो मिलता रहता है दांत को। वो उस कैविटी का क्या नाम है?
पल्प कैविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पल्प कैविटी। उसी से ब्लड जो है टीथ तक पहुंचता है। ऐसे मान लीजिए कि जैसे यदि ये टीथ है, ठीक है, तो यहाँ पे एक कैविटी होगी जिससे ब्लड क्या होगा, यहाँ तक जाएगा। इसी कैविटी को क्या बोलते हैं? दांत के अंदर ब्लड भी आता है। दांत के अंदर, ये देखिए दांत ऊपर है, दांत ऊपर है, दांत का जो भाग नीचे है उसके अंदर से यहाँ तक तो जाएगा ना। जब टूटता है तो आप लोग देखते होंगे यहाँ पे हल्का ब्लड रहता है, वो वही है। दांत के अंदर मतलब जो दांत ऊपर है उसके अंदर, यहाँ पे नहीं है, ये नीचे है मसूड़े के अंदर, जो उसका भाग मसूड़े के अंदर रहता है उसमें से जाता है। तो ये हो गया। अब टेम्परेरी हार्डनेस और परमानेंट हार्डनेस के बारे में आपसे बात की जाएगी। देखिए, द वाटर इन विच dissolved bicarbonates of magnesium and calcium, बताएंगे हिंदी में भी बताएंगे, ठीक है। ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। कौन घुले होते हैं? कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। उस वाटर को क्या कहते हैं? टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। किस तरह की हार्डनेस होगी? वो टेम्परेरी होगी, मतलब कुछ समय के लिए है, उसका ट्रीटमेंट जल्दी किया जा सकता है। दूसरा है ऐसा वाटर जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले होते हैं, उसे हम परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। लिख लीजिए, टेम्परेरी हार्डनेस क्या है, परमानेंट हार्डनेस क्या है। ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं, उस पानी को हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं। एग्जाम्पल में यही मान लीजिए कि उसमें Mg कैल्शियम HCO3 ट्वाइस और ये घुला होगा। अब एग्जाम्पल के लिए तो देखिए कल में जाना पड़ेगा, उस अलग अलग जगह का पानी अलग अलग होता है ना, अलग से ऐसे यूजफुल नहीं है, ऐसे यूजफुल नहीं, केवल ये बताया जाएगा कि इसका ट्रीटमेंट कैसे करना है। यदि टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर है पानी में तो उसको हम कैसे हटा सकते हैं, उसका उपाय बताया जाएगा। तो पहला उपाय है बाई बॉइलिंग, उबाल दीजिए। क्या कर दीजिए? उबाल दीजिए, ठीक हो जाएगा। एक और मेथड यूज की जाती है जिसको बोलते हैं क्लार्क मेथड। क्लार्क मेथड, ठीक है। केवल मेथड ही पूछा जाएगा, नाम पूछा जाता है, उसका स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। ये पूछा जाएगा कि किस विधि का उपयोग हम टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर को हटाने के लिए करते हैं। ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा, क्लार्क मेथड भी हो सकता है पूछा जाए, या फिर बॉइलिंग मेथड दिया रहे, या दोनों दिया है तो ऑप्शन देगा दोनों और आपको टिक लगा देना है। फिर है परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ऐसा पानी होगा जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या घुले होंगे? क्लोराइड और सल्फेट। ये तो हो गया ना,
बाइकार्बोनेट तो घुल गया, अब जो बचा है उसको घोल दीजिए। ठीक है, तो लिख लीजिए, डिफिनीशन लिख लीजिए। परमानेंट का बोलिए। ऐसा पानी जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट घुले होते हैं, उसे परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर कहते हैं, या अस्थाई, पानी की अस्थाई कठोरता कहते हैं हिंदी में लिखें तो। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा? यदि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर है, टेम्परेरी हार्डनेस में ना बॉईल करेंगे तो ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। वो जो बाइकार्बोनेट है वो नीचे जम जाएगा, सही हो जाएगा। अब परमानेंट हार्डनेस है तो उसके लिए भी दो मेथड मैं आपको बताऊंगा, उनका नाम बताऊं, उनका डिटेल नहीं है, केवल नाम जानना जरूरी है। तो पहला है वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट, वॉशिंग सोडा ट्रीटमेंट। और दूसरा है जियोलाइट मेथड, जियोलाइट मेथड। ट्रीटमेंट डी हो गया, डी बना लीजिएगा। और जियोलाइट मेथड। वॉशिंग सोडा का क्या होता है? फॉर्मूला हो जाएगा NaH, NaH नहीं, क्या हो गया, Na2CO3 10H2O। ठीक है, इसका देख लीजिएगा थोड़ा सा वॉशिंग सोडा का क्या होता है। जियोलाइट एक मेथड का बस नाम है ना, और उसका दूसरा नाम भी होता है परम्यूटेट मेथड, उसी को कहते हैं, उसी का दूसरा नाम है। इसे देखिए, ये सब क्या है, कंपाउंड है। क्या है? कंपाउंड है। जब पानी में प्रेजेंट होंगे तो पानी क्या होगा, हार्ड वाटर हो जाएगा। लेकिन अब ये कंपाउंड कैसे बनेगा ये देखना चाहते हैं तो देखिए, कैल्शियम सल्फेट है यदि, तो कैल्शियम और सल्फेट को समझना पड़ेगा, ये डबल पॉजिटिव होता है और ये डबल नेगेटिव होता है। तो कैल्शियम पहले से ही तो नहीं होगा नेगेटिव, है ना। पहले उसका यदि आप स्ट्रक्चर बनाइए, कितना होता है एटॉमिक नंबर, कितना बताया था आपने, 20। तो पहले 2 हो जाएंगे, 8, ठीक है, फिर कितने होंगे, 18 होते हैं कि कम ही होंगे। तो कितना हो गया, 8 दूनी 16, 2 18, और आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 2 होंगे। तो कैल्शियम क्या चाहेगा कि बाहर के दोनों को हम छोड़ दें तो स्टेबल हो जाएं। तो यही 2 इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएंगे
तो इसमें डबल पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। और ये जो SO4 है वो डबल नेगेटिव है ना, ये 2 इलेक्ट्रॉन को लेगा और कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। इसी तरह से मैग्नीशियम भी है। क्लोराइड के लिए आप लोग देख सकते हैं कि क्लोराइड जो है उसमें एक ही चार्ज होता है। क्या होता है? एक ही चार्ज होता है। और कैल्शियम में 2 चार्ज है, मैग्नीशियम में 2 चार्ज है, इसलिए Cl2 2 क्लोराइड जुड़े हुए हैं। कितने क्लोराइड जुड़े हैं? अब बाइकार्बोनेट में भी एक ही निगेटिव है, इसलिए 2 बाइकार्बोनेट जुड़ रहे हैं। तो यही है, ये कंपाउंड है और इस तरह से होता है। सॉफ्ट वाटर नॉर्मल वाटर है, ड्रिंकिंग वाटर जिसे हम पीते हैं, उसमें ये सब कंपाउंड उपस्थित नहीं होते हैं, उसे ही हम सॉफ्ट वाटर कहते हैं। और सॉफ्ट वाटर आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, आपके घर पे भी है ना। सर पहाड़ी इलाका पे वो पानी की वजह से नहीं पकता है। हो सकता है वहां का पानी हार्ड हो। नहीं, वो तो वायुमंडल के वायुमंडलीय दाब के कारण। देखिए वायुमंडलीय दाब तो अलग चीज हो गई, लेकिन यदि वो पानी हार्ड होगा तो उसको आप मैदान में लेके आएंगे, मैदान में लेकर आएंगे तो भी पकेगा नहीं, या पकेगा तो ज्यादा टाइम लेगा। वायुमंडल तो वहां कर रहा पहाड़ी में, यदि पानी हार्ड है तो जमीन पर आने पर, मैदान में आने पर भी उसी तरह से। चलिए सब लोग लिख भी चुके होंगे, इसे मिटा दिया जाए। कौन सा पूछना है? ये हाँ ठीक है। क्या भूख लग गया? चलिए एक चीज और बता देते हैं, फिर सर से पूछ लीजिए तो फिर छुट्टी हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है जो पूछा जाता है कि ओपन बुक स्ट्रक्चर किस कंपाउंड का होता है? खुली किताब संरचना किस यौगिक का होता है? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसलिए। किसका होगा? H2O का तो अभी बता दिए ना, बेंट शेप होता है। कहीं न कहीं आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। हाँ देखिए, आपको अभी बताया गया है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसी का संरचना होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड में बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि खुली किताब संरचना किसका होता है? तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का होता है। उसका कोई रीजन नहीं है, बस स्ट्रक्चर होता है, जैसे उसका बेंट शेप है ना। चलिए ठीक है, केमिस्ट्री में आज इतना ही, बंद कर दीजिए सर।